हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 11 जो कि रिलेटेड है आपके हिंदी ए कोर्स से। जो बच्चे बीए प्रोग्राम कर रहे हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी एस वेल रेगुलर से, उनके कोर्स में हिंदी ए में पार्ट 11 है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, जो कि लिखा है ज्ञान रंजन ने। इस वीडियो में मैं आपको पाठ का सार बताऊंगा और जीवन परिचय बताऊंगा ज्ञान रंजन का, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको इजीली पूरा पार्ट समझ आ जाएगा। और अगर आपको पार्ट समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट और सपोर्ट करता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों से जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में, ताकि आपको हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं बता दूं आपको, मैं अपने चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन से रिगार्डिंग वीडियोस डालता रहता हूं। ये भी बता दूं कि मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। सिलेबस के रिगार्डिंग जो वीडियो थी वो भी मैंने अपलोड कर दी। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में चेक करें, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हिंदी वालों की प्लेलिस्ट में, और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। देखिए, शुरू करते हैं जीवन परिचय ज्ञान रंजन का। देखिए, जीवन परिचय लिखने के 4-5 रूल होते हैं, आप उन्हें ध्यान रखें। अगर आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, अगर आप उन 4-5 पॉइंट को ध्यान में रख के लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पहला ये कि आप लेखक के जन्म तिथि व स्थान के बारे में अच्छे से याद करके जाएं। उनकी शिक्षा के बारे में, उन्होंने कितनी एजुकेशन प्राप्त करी है, उनकी अचीवमेंट क्या, ख्याति प्रसिद्धि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या प्राप्त करी है, कौन से अवार्ड उन्हें मिले हैं, उनकी कृतियां क्या है, उन्होंने कौन सी किताबें, पुस्तकें, कविताएं लिखी हैं, उनके 2-3 उदाहरण याद करके जाएं। और उनकी मृत्यु अगर हो गई है तो किस कारण से और कहाँ पर कब हुई थी उनकी मृत्यु, ये आपको ध्यान रखना होगा। शुरू करते हैं। अधिकतर अपनी रचनाओं में नगरीय जीवन का वर्णन करने वाले ज्ञान रंजन का जन्म नवंबर 1936 को महाराष्ट्र के अमोला जिले में हुआ था। देखिए, ज्यादातर अपनी जो भी रचनाएं हो ज्ञान रंजन उसमें नगरीय जीवन के बारे में जरूर बताते थे, ठीक है। और इनका जन्म नवंबर में 1936 को महाराष्ट्र के अमोला जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की। ज्ञान रंजन जी ने थोड़े समय के लिए अध्यापन का कार्य भी किया, ठीक है। यह पहल पत्रिका, ये पत्रिका का नाम है पहल, में संपादन व निर्देशन भी करते थे, ठीक है। ज्ञान रंजन जी में साहित्य की खास विशेषताएं हैं, ठीक है। ये साहित्य के प्रति खास रुचि रखते थे। प्रकृति से गहरा लगाव एवं नगरीय संस्कृति की महान प्रतीति, यानी कि इनका जो गहरा लगाव प्रकृति से भी था और नगरीय जीवन से भी था, इसीलिए इनकी रचनाओं में हमेशा इन दोनों का जिक्र देखने को मिलता है। इनकी कहानियों की पृष्ठभूमि प्रकृति है, यानी कि जो भी ये कहानियां लिखते थे उसकी पृष्ठभूमि जो है नगरीय और प्राकृतिक होती थी, ठीक है। प्रकृति के साथ ही इनकी कहानियों की खास विशिष्टता नगर का गहरा अस्तित्व है। इनकी सभी कहानियों में प्राकृतिक अस्तित्व और नगरों का अस्तित्व देखने को मिलता है। उनकी कहानियों में पालघाट, दार्जिलिंग, पंचमढ़ी, कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद आदि शहरों की छाप स्पष्टता अंकित है, यानी कि इनकी जो कहानियों में इन सभी शहरों की छाप देखने को मिलती है, इनका जिक्र देखने को मिलता है। आज भी जो हम कहानी पढ़ेंगे उसमें इलाहाबाद का पूरा रूपांतरण किया हुआ है, ठीक है। उनकी रचनाएं उन आर्थिक विडंबनाओं पर की गई बेबाक टिप्पणी होती है। जो इनकी रचनाएं होती हैं उसमें उस आर्थिक मुद्दों का जिक्र किया जाता है बिना डरे बेबाकी से, जिसके कारण मध्यम वर्ग अनेक बुराइयों का शिकार होता जा रहा है। यानी जो मध्यम वर्ग की जो परेशानियां हैं जिसकी वजह से वो बुराइयों का शिकार होता जा रहा है, उनका जिक्र इनकी कहानियों में हमेशा देखने को मिलता है। ज्ञान रंजन के प्रकाशित कहानी संग्रह है, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण डाले, जैसे यात्रा, सपना नहीं, याद और याद, चिंता आदि, ठीक है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ज्ञान रंजन की कहानियों का अंग्रेजी, जर्मन, पोलिश, जापानी आदि कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है, ठीक है ना। इनकी जो कहानियां होती हैं, इनकी जो उपन्यास होते हैं, उनका रूपांतरण अंग्रेजी, जर्मनी, पोलिश, जापानी आदि कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। इसके अलावा विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी इनकी कहानियां शामिल की गई है, यानी कि जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो कोर्स में इनके कहानियों के लेसन्स भी डाले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण लेखक हैं ये, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा जीवन परिचय। अब हम पाठ के सार की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पाठ का सार है,
इस कहानी के माध्यम से लेखक इलाहाबाद की खोज करने का प्रयास कर रहा है। देखिए ये जो कहानी है इसमें लेखक जो है इलाहाबाद की खोज कर रहा है। मतलब खोज करने का मतलब ये है कि इलाहाबाद के बारे में वो कुछ लिख रहे हैं जिसमें वो एक रियलिटी दिखाना चाहते हैं इलाहाबाद की, ठीक है ना, अपने लेख में। यह लेख ना तो किसी साहित्यिक श्रेणी में आता है, ध्यान रखें, ये जो कहानी है इनकी ना तो ये किसी साहित्यिक श्रेणी में आता है और ना ही यह रचना किसी की जीवनी है, ना ही ये कहानी है जिससे किसी विशेष संवेदना या भाव को समझने के लिए प्रयास लिखा गया हो, और ना ही यह इतिहास से या स्मृति से जुड़े हुए तथ्यों को स्पष्ट करता है। ठीक है, मतलब ये जो लिख रहे हैं लेखक, ये इलाहाबाद के रूपांतरण रूपरेखा है, इलाहाबाद की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन के जो है जीवन के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है ना। लेखक ने इस रचना के सृजन प्रक्रिया की कठिनता को स्पष्ट करने के लिए भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण पुरातात्विक महत्व के स्थलों की खोज प्रक्रिया से जोड़ता है। जो लेखक है इस कहानी को आसान बनाने के लिए, समझने के लिए कुछ पुरातात्विक आंकड़ों का भी जिक्र करता है और इसमें डालता है, राइट। लेखक बताते हैं कि इलाहाबाद में रहने और उससे दूर रहने के बाद उनकी दृष्टि में हर आयाम का विकास हुआ है। देखिए जब हम किसी शहर में रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली शहर में रहते हैं तो और दिल्ली शहर के बारे में कुछ लिखते हैं तो आप काफ़ी कुछ लिखेंगे, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर जब आप दिल्ली शहर से दूर जाते हैं और दूसरे शहर में जाकर बसते हैं तो आप दिल्ली शहर का कंपेयर उस शहर से आसानी से कर सकते हैं और दिल्ली शहर के बारे में और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो लेखक है इलाहाबाद में रहता भी है, उस समय भी उसने लिखा था, और इलाहाबाद से जब वो दूर गया तब भी उसने लिखा, तो उसे कई आयाम मिले, उसे कई नजरिए, दृष्टि मिली, ठीक है ना। इलाहाबाद को वहां रहते हुए नजदीक से देखने के बाद उसके अन्य पहलुओं को समझने और जानने के लिए उससे दूर जाना लाभप्रद रहा है। वो कहता है कि जब मैं इलाहाबाद में रहता था और जब इलाहाबाद से दूर रहता था, तो मैं अगर कंपेयर करूं तो इलाहाबाद से दूर रहना मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहा, मैं ज़्यादा लिख पाया इलाहाबाद के लिए। इन दोनों स्थितियों से गुजरकर इलाहाबाद की वास्तविक स्थिति का बोध होता है, ठीक है। इसी अनुभव के बल पर इस शहर के नष्ट होने की स्थिति की पहचान करते हैं, किस तरह इलाहाबाद नष्ट हुआ, बसा, ठीक है, इसकी पुरानी इतिहास क्या है, पुराना ये सब। भूकंप जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के आने के बाद किसी भी शहर के अस्तित्व पर संकट गहरा है, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है। जब किसी शहर में भूकंप आता है, बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसके बाद उस शहर का अस्तित्व तो बहुत ज़्यादा संकट में आ जाता है। लेखक इस स्थिति की पहचान के बाद भी अपने दायित्व से अलग नहीं होता। अब लेखक जो है समझता है, उसके बाद भी उससे अलग नहीं होता। इलाहाबाद की खोज वह निरंतर करता रहता है, इलाहाबाद के बारे में निरंतर लिखता रहता है। इलाहाबाद की सांस्कृतिक, ठीक है, उसकी जो इतिहास है उसकी खोज निरंतर करता रहता है। इलाहाबाद के बारे में इस रचनात्मक लेख से उनके प्रतिबद्धता का पता चलता है। इस लेख से पता चलता है कि लेखक जो है कितना प्रतिबद्ध है किसी चीज़ को लेकर, नगरीय व्यवस्था को लेकर, क्योंकि वह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनकी रचनाओं में नगर के बारे में ज़्यादातर जिक्र होता है। तो इलाहाबाद के लिए वह प्रतिबद्ध हैं, उसकी खोज निरंतर कर रहे हैं। खोज का मतलब उनके बारे में निरंतर लिख रहे हैं, किस तरह से यहाँ की सभ्यता का विकास हुआ, किस तरह से शहर बसा, नष्ट हुआ, उसके इतिहास के बारे में। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद आर्थिक रूप से एक कमजोर शहर है। जैसे आदमी गरीब और अमीर होते हैं, ऐसे ही शहरों के बीच ये शहर गरीब माना जा सकता है। देखिए ये उस समय की बात है जब लेखक लिख रहे हैं, ठीक है, उस समय दौरान की बात है। लेकिन आज की स्थिति में तो वर्तमान में इलाहाबाद काफ़ी समृद्ध है, ठीक है। अपने प्राचीन परंपरा और बौद्धिकता के बाद भी यह शहर किसी की सांसारिक या व्यवहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल सिद्ध होता है। देखिए उसकी प्राचीन धरोहर है, बौद्धिकता है, काफ़ी बड़ा शहर है ऐसा, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये किसी की सांसारिक और व्यवहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल सिद्ध होता है इलाहाबाद। यानी कि लेखक के अकॉर्डिंग, लेखक जो लिख रहे हैं अपने लेख में, मैं वो बता रहा हूँ आपको। खासकर साहित्यिक स्तर पर काम करने वाले व्यक्तियों के संबंध में इलाहाबाद की आर्थिक रूप से कमजोरी ठीक उसी व्यक्ति की तरह है जिसके बैंक खाते में बहुत कम पैसा हो। तो लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इलाहाबाद है वो काफ़ी कमज़ोर है
उन व्यक्तियों के लिए भी जो इलाहाबाद में रहकर अपना कार्य करते हैं, लेख लिखते हैं, लेखकों के रूप में वो कह रहा है, काफी तरीके से वो बोल रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार कि किसी व्यक्ति के बैंक में कम पैसे हों। आर्थिक रूप से कमजोर इस शहर में, ये जो शहर है वो आर्थिक रूप से कमजोर है, इस शहर में उस स्थिति के बाद भी लेखकों, कलाकारों, कवियों, कथाकारों का आना भी होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, यानी कि इलाहाबाद काफी पीछे है, पिछड़ा हुआ है, उसके होने के बाद भी यहाँ पर काफी कलाकार, कवि, कथाकारों का आना जाना लगा रहता है, और यहाँ से बाहर जाना भी। लेखक अपने जीवन में इस घटना को महत्वपूर्ण मानता है। लेखक इस घटना को महत्वपूर्ण मानता है। उसका यह मानना है कि इस तरह वह इस शहर को छोड़कर बाहर भी नहीं गया और हिंदी साहित्य में स्थापित बड़े व्यक्तियों को निकट से देखने जानने का अवसर को पा सका। यानी कि यहाँ पर जो बहुत सारे लेखक, कवि यहाँ पे आते रहते हैं, उनको मिलने का, उनसे जानने का, पहचानने का अवसर भी उसे मिल सका। ठीक है ना, ये सब चीजें यहाँ पर। आगे देखते हैं। लगभग 50 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। इलाहाबाद के हर स्तर पर अंग्रेजी हुकूमत के लौटने का प्रभाव दिखाई देता है। यह प्रभाव नकारात्मक दिशा में अधिक है। देखिए, लगभग 50 साल बीत चुके हैं, ठीक है। इलाहाबाद के हर स्तर पर अंग्रेजी हुकूमत के लौटने का प्रभाव दिखाई देता है। जब अंग्रेजी हुकूमत ने भारत पर कब्जा करा तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है इलाहाबाद के ऊपर। अंग्रेज लौट तो गए, उनके द्वारा प्रभावित की गई मानसिकता आज भी इस शहर के वातावरण में घुल रही है। देखिए, ये कह रहे हैं लेखक कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसके बाद भी उनकी मानसिकता यहाँ के लोगों के जीवन में, इनके वातावरण में घुली हुई है। अंग्रेजों का प्रभाव जितना बाहरी था उतना ही भीतरी भी था, यानी जो बाहरी रूप से जितना था उनका प्रभाव उतना ही मानसिक रूप से भी, अंदरूनी रूप से भी लोगों के जीवन में था। आज के वर्तमान समय में इलाहाबाद भी काफी समृद्ध है। साथ ही आज के इलाहाबाद की वर्तमान स्थिति व पुराने समय के इलाहाबाद के बीच तुलना व अंतर करने का अवसर हमारे पास उपलब्ध है। देखिए, हम आज के और पुराने इलाहाबाद में अंतर कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास मौका है। इस तरह इलाहाबाद के उजड़ेपन और बसने को हम बारीकी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो है लेखक ने पूरा इलाहाबाद के बारे में बताया आपको। आई होप आपको पाठ का सार समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका लाइक मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।